आप सभी को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम मुग़ल प्रशासन के अंतर्गत एक नए चैप्टर पे चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा मुग़लकालीन अर्थव्यवस्था। मुग़लकालीन अर्थव्यवस्था में हमें कृषि, करों के प्रकार, भूमि के प्रकार, राजस्व प्रणाली, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे, मुग़लकालीन सिक्के और आयात निर्यात, मुग़ल काल में नगरीकरण कैसा था, नगरीकरण का जो स्वरूप था, कौन कौन से नगर प्रसिद्ध थे, किस विदेशी यात्री ने किस नगर के बारे में, किस शहर के बारे में क्या कहा, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो मुग़लकालीन अर्थव्यवस्था में पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ कि हमें इसमें क्या क्या अध्ययन करना है, कौन कौन सी विषय वस्तु का हमें इसमें अध्ययन करना है। तो मुग़लकालीन अर्थव्यवस्था में देखिए, जैसे मुग़लकालीन अर्थव्यवस्था में हमें कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करना है। जैसे कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले मैं एक बार नोट कर देता हूँ हमें क्या क्या अध्ययन करना है। एक तो कृषि, एक इसके बाद है आपका किसान, इन मुग़ल काल में जो किसान होते थे वो 3 प्रकार के होते थे। किसानों के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन। इसमें जैसे हम बात करें, एक तो खुद काश्त, एक है पाही काश्त और एक है मुजारियन। यानी इनका हमें अलग से अध्ययन करना है। पहले हम नोट कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमें किस किस का अध्ययन करना है। तो कृषि इसका अलग से अध्ययन करेंगे। किसान, ये किस प्रकार की इनकी गतिविधियां थी, इनके नाम कैसे पड़े, इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करें भूमि, नंबर 3 पे यदि हम बात करें भूमि, यानी भूमि के कौन कौन से प्रकार थे। भूमि की यदि हम बात करें, पोलज, परती, चाचर और एक है आपका बंजर। पोलज, परती, चाचर एवं बंजर, ये भूमि के प्रकार हैं, इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम बात करें कर, कौन कौन से कर प्रचलित थे मुग़ल काल में। करों की यदि हम बात करें तो जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज, मुख्य रूप से जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज। तो किसान, खुद काश्त, पाही काश्त, मुजारियन, भूमि, पोलज, परती, चाचर, बंजर, कर, जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज। इसी प्रकार हम बात करें राजस्व प्रणाली। राजस्व प्रणाली, तो राजस्व प्रणाली में देखिए, एक तो बटाई, राजस्व प्रणाली में बटाई में भी हम 3 तरीके पढ़ेंगे। खेत बटाई, रास बटाई और लंक बटाई। ये हम अलग आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। लंक बटाई, तो राजस्व प्रणाली में एक तो हो गया बटाई, एक है नस्क अथवा कनकूत,
तो राजस्व प्रणाली में एक तो बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई, एक है नस्क या कनकूत, एक है जाब्ती प्रणाली, और एक हम बात करेंगे दहसाला बंदोबस्त, यानी टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। आगे चर्चा करेंगे इनका हम, दहसाला बंदोबस्त। तो ये राजस्व प्रणाली में हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें, अगला है आपका उद्योग धंधे। इसके बाद है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य के बाद हम बात करें आयात निर्यात, एक है नगरीकरण, और एक है मुगल कालीन सिक्के। मुगल कालीन सिक्के। तो अर्थव्यवस्था में हमें इनका अध्ययन करना है। जो अर्थव्यवस्था है आपकी, अर्थव्यवस्था में हमें इन बिंदुओं का अध्ययन करना है। तो देखिए दोस्तों, हम मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कृषि, अभी कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। किसान, खुद काश्त, पाही काश्त, मुजारियन, ये अलग अलग अध्ययन करेंगे। भूमि, पोलज, प्रति, चाचर, बंजर, कर, कौन कौन से कर मुख्य रूप से प्रचलित थे, जजिया, जकात, खुम्स व खराज। राजस्व प्रणाली में एक तो बटाई प्रणाली है जिसमें खेत बटाई, रास बटाई, लंक बटाई, और एक है नस्क या कनकूत, एक है जाब्ती प्रणाली, और एक है आपका दहसाला बंदोबस्त या आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके बाद कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलित थे, व्यापार वाणिज्य की गतिविधियाँ क्या थी, आयात किसका किया जाता था, निर्यात किसका होता था, नगरीकरण की स्थिति क्या थी, और मुगल कालीन सिक्के। इन सभी का हमें मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कृषि। तो जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। मुख्य जो खाद्यान्न था वो गेहूं और चावल था। मुख्य खाद्यान्न गेहूं और चावल। बर्नियर ने वर्णन किया है, बर्नियर ने उल्लेख किया है कि तत्कालीन भारत में बादशाही भूमि का एकमात्र स्वामी होता था। बर्नियर के अनुसार तत्कालीन भारत में बादशाही भूमि का एकमात्र स्वामी होता था, जो गलत है, क्योंकि इन्होंने ये जो अपना जो मत दिया है ये सही नहीं माना जाता, क्योंकि जमींदार, जागीरदार, किसानों के पास भी भूमि हुआ करती थी। इसी प्रकार जैसे भारत की बात करें, भारत में तंबाकू का जो पौधा है वो पुर्तगाली 1605 में लेकर आए थे, 1605 में। लेकिन इसका अत्यधिक सेवन होने के कारण जहांगीर ने 1617 में तंबाकू की खेती और तंबाकू के खाने पीने पर रोक लगा दी थी। इसी प्रकार नील की खेती के लिए बयाना और सरखेज गुजरात में है जो प्रसिद्ध है। और नील के व्यापार का, नील के उत्पादन का जो विस्तृत वर्णन है, विस्तृत उल्लेख है, वो पेलसर्ट ने किया है। विद्वान है, यात्री हैं, पेलसर्ट, उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो हम कृषि के बारे में यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि की। तो पहला बिंदु हम उठाते हैं यहाँ से, कृषि। तो एक तो मुगल कालीन जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित थी। जैसे अर्थव्यवस्था, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। मुगल कालीन जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी। गेहूं और चावल प्रमुख खाद्यान्न थे। गेहूं व चावल प्रमुख खाद्यान्न थे। गेहूं और चावल प्रमुख खाद्यान्न थे। तो गेहूं और जो चावल है वो मुख्य रूप से यूपी, पंजाब और बिहार में उत्पादित होता था। जैसे हम अलग अलग फसलों की बात करें, गेहूं का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से कहाँ होता था,
एक तो है आपका पंजाब, यूपी और बिहार। पंजाब, यूपी और बिहार, यहाँ मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन होता था। इसी प्रकार यदि हम बात करें गन्ना, मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में उत्पादित होता था, बंगाल व बिहार में। गन्ना बंगाल व बिहार में। अफीम मालवा व बिहार में, अफीम मालवा व बिहार में, मालवा बिहार में। इसी प्रकार नील की खेती, जो नील की खेती है वो मुख्य रूप से कहाँ होती थी? तो बयाना, एक सरखेज, बयाना राजस्थान भरतपुर में है, वह सरखेज ये है आपका गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में। तो मुख्य जो खाद्यान्न फसल थी वो थी गेहूं और चावल। गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से पंजाब, यूपी, बिहार में होता था। गन्ने का जो उत्पादन है वो कहाँ होता था? बंगाल, बिहार में। अफीम की खेती मालवा व बिहार में प्रचलित थी, और नील की खेती बयाना व सरखेज जो कहाँ है? गुजरात। पेल सर्ट ने नील की खेती का विस्तृत वर्णन किया है। पेल सर्ट ने नील की खेती का विस्तृत विवरण दिया है, विस्तृत विवरण दिया है। इसी प्रकार 1605 में, 1605 ईस्वी में पुर्तगाली तंबाकू लेकर आए, या तंबाकू का पौधा लेकर आए। क्योंकि आपको पता है कि जो पुर्तगाली हैं ये 1498 में भारत में आ गए थे। पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में आ गया था। 1617 में जहांगीर ने तंबाकू के सेवन व खेती पर रोक लगाई, खेती पर रोक लगाई। और इसी समय यूएसए से भारत में मक्का आती है। इसी समय यूएसए से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में मक्का लाई गई, या मक्का आती है, मक्का आई। अब बर्नियर ने क्या कहा है? बर्नियर ने क्या कहा है अभी मैंने बताया आपको। बर्नियर के अनुसार, ये भी इनका जो वाक्य है इनको नोट कर लेते हैं। बर्नियर के अनुसार तत्कालीन भारत में बादशाही भूमि का एकमात्र स्वामी होता था। तत्कालीन भारत में बादशाही भूमि का एक छत्र स्वामी होता था, एक छत्र स्वामी होता था। ये किसने कहा है? बर्नियर ने कहा है। तो हम मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं किसकी? कृषि की। तो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अफीम मालवा बिहार से, नील बयाना व सरखेज से। नील की खेती का विस्तृत जो वर्णन है वो किसने किया है? पेलसर्ट ने। 1605 में पुर्तगाली तंबाकू लेकर के आए। 1617 में जहांगीर ने तंबाकू के सेवन और खेती पर रोक लगा दी। इसी समय यूएसए से भारत में मक्का आई। और बर्नियर के अनुसार तत्कालीन भारत में बादशाही भूमि का एक छत्र स्वामी होता था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 18वीं सदी में आलू और मिर्च भारत लाए गए थे।
आलू और जो मिर्च हैं वो कौन सी सदी में भारत लाए गए थे? 18वीं सदी में। तो इस समय मुगल वंश से चल रहा है, मुगलों का शासनकाल था। तो हम कृषि की बात कर रहे थे, कृषि कृषि तो एक तो 18वीं सदी में, अठारहवीं शताब्दी में भारत में आलू व मिर्च लाए गए। 18वीं सदी में भारत में आलू और मिर्च लाए गए थे, ध्यान रखना है 18वीं सदी में। तंबाकू का जो पौधा है पुर्तगाली लेके आए थे। इसी प्रकार अल्फांसो आम की जो प्रजाति है वो पुर्तगाली ही भारत में लेके आए थे। पुर्तगाली भारत में अल्फांसो प्रजाति का आम लेकर आए और ये शाहजहाँ को प्रिय था। ये जो आम था अल्फांसो प्रजाति का, ये शाहजहाँ को प्रिय था। शाहजहाँ ने तो औरंगजेब पर इस आम के चोरी करने का आरोप लगाया। उसने कहा है, शाहजहाँ ने कहा था कि बुरहानपुर में जो अल्फांसो प्रजाति के आम लगे हुए थे उसे औरंगजेब चुरा करके खा जाता था। तो शाहजहाँ ने औरंगजेब पर इन आमों की चोरी का आरोप लगाया है। इसी प्रकार बाबर ने लाहौर और दीपालपुर में रहट के प्रयोग का उल्लेख किया है। यानी बाबर ने बताया कि लाहौर और दीपालपुर में रहट का प्रयोग किया जाता था। बाबर के अनुसार लाहौर व दीपालपुर में रहट का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार आईने अकबरी में रबी की 16 फसलों और खरीफ की 25 फसलों से राजस्व प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। तो आईने अकबरी में अकबरी देखिए, इस आईने अकबरी में रबी की 16 फसलों व खरीफ की 25 फसलों से प्राप्त राजस्व का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार तकावी ऋण यानी कृषि के विस्तार के लिए राज्य के द्वारा किसानों को दिया जाता था। तकावी ऋण प्रोत्साहन हेतु किसानों को दिया जाता था। तकावी ऋण कृषि विस्तार हेतु दिया जाता था। कृषि विस्तार हेतु दिया जाने वाला जो ऋण था वो कौन सा था? तकावी। इसी प्रकार शाहजहाँ के समय दक्कन और गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था। इसीलिए उसने नहर का निर्माण करवाया। 98 मील लंबी थी, जिसे नहर ए फैज कहा गया। तो इसमें एक लाइन और नोट करते हैं, नहर ए फैज। तो शाहजहाँ के समय दक्कन व गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा।
शाहजहाँ के समय दक्कन व गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा, इसीलिए उसने नहर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था, नहर ए फैज। नहर ए फैज ये 98 मील लंबी थी। ये जो नहर थी ये 98 मील लंबी थी। आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत में, यानी दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक जो नहरें बनवाने वाला शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद हमें उल्लेख मिलता है शाहजहाँ का। ध्यान रखना है, नोट। अगर हम सल्तनत काल की बात करें, सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरें बनवाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल की बात करें। उसके बाद मुगल काल में नहरों का जो निर्माण है वो किसके समय देखने को मिल रहा है, शाहजहाँ के समय। यद्यपि नहरों का जो जन्मदाता था वो गयासुद्दीन तुगलक था। नहरों का जन्मदाता गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो नहरें थी सल्तनत काल में वो किसने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। मुगल काल की यदि हम बात करें तो मुगल काल में नहर बनवाने का जो उल्लेख है वो किसका मिलता है, शाहजहाँ का मिलता है। इसके समय दक्कन और गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था। नहर का नाम क्या है, नहर ए फैज। नहर का नाम क्या है, नहर ए फैज। तो ये हो गया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का पहला बिंदु, कृषि। ये हुआ कृषि। इसके बाद हम बात करते हैं किसानों के प्रकार। किसानों के प्रकार दूसरा जो बिंदु है, किसानों के प्रकार। तो 3 प्रकारों की हमने चर्चा की है, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन। सबसे पहले हम बात करते हैं खुद काश्त। सबसे पहले है आपका खुद काश्त। देखिए, एक तो ये स्वयं की जमीन पर कृषि कार्य करते थे, स्वयं की भूमि पर कृषि करते थे। इन्हें जमीन ए मालिक भी कहा जाता था या मालिक ए जमीन भी कहा जाता था। इन्हें मालिक ए जमीन भी कहा जाता था। इसी प्रकार इन किसानों को अपनी भूमि को बेचने और बटाई पर देने का अधिकार था। तो इन्हें भूमि को बेचने व बटाई पर देने का अधिकार था। यानी जो खुद काश्त किसान हैं, इस स्वयं की भूमि पर कृषि करते थे। इन्हें मालिक ए ज़मीन कहा जाता था और इन्हें भूमि को बेचने और बटाई पर देने का अधिकार था। अब देखिए, महाराष्ट्र में इन्हें मिरासदार व थानी कहा जाता था। इन किसानों को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता था, मिरासदार व थानी। मिरासदार और थाने, यानी जो खुद काश्त किसान हैं इन्हें महाराष्ट्र में किन नामों से संबोधित किया गया, मिरासदार व थानी। राजस्थान में इनको हारू, हाला व गवेती कहा जाता था। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इनको हारू, हाला व गवेती, हारू, हाला और गवेती कहा जाता था। महाराष्ट्र में मिरासदार व थानी और राजस्थान में हारू, हाला व गवेती। तो ये हो गया खुद काश्त। दूसरा है पाही काश्त। दूसरे नंबर का है पाही काश्त।
पाही कास्त। ये जो किसान थे ये दूसरों की ज़मीन पर कृषि कार्य करते थे। तो ये जो किसान हैं ये दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे, दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। तो खुद कास्त तो खुद की ज़मीन है, मालिक ए ज़मीन कहा गया। पाही कास्त है, ये दूसरों की ज़मीन पर कृषि कार्य किया करते थे। नंबर 3 है आपका मुजारियन। मुजारियन ये स्वयं तथा दूसरों की ज़मीन पर कृषि कार्य करते थे। स्वयं की भूमि व दूसरों की भूमि पर कृषि कार्य करते थे। स्वयं की भूमि पर तो करते ही करते थे, लेकिन ये भूमि को किराए पर लेकर भी, यानी किराएदार के रूप में भी कृषि करते थे। अपनी भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था उसे पर्याप्त न मानकर, यानी अपनी भूमि से प्राप्त राजस्व को पर्याप्त न मानकर अपनी भूमि से प्राप्त राजस्व को पर्याप्त न मानकर किराएदार के रूप में भूमि लेते थे। तो अपनी भूमि से प्राप्त जो राजस्व है उसको पर्याप्त नहीं मानते थे, इसीलिए ये किराएदार के रूप में भूमि देते थे। इन्हें रैयती और पालती भी कहा गया। इन्हें रैयती व पालती भी कहा गया। तो किसानों के प्रकार हो गए खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन। खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन। इससे पहले हमने बात की कृषि की, तो कंप्लीट मैंने कृषि से संबंधित आपको बता दिया है। इसके बाद किसानों के प्रकार। इसके अलावा अब हम बात करेंगे करों के कौन कौन से प्रकार थे, राजस्व प्रणाली क्या थी, भूमि के कौन कौन से प्रकार थे। सभी का हमें आराम से आसानी से अध्ययन करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, भूमि के जो प्रकार थे मुगल काल में, भूमि के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार थे। भूमि को मुख्य रूप से वैसे उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया था। भूमि के जो प्रकार हैं, पोलज यानी प्रतिवर्ष कृषि होने वाली या प्रतिवर्ष कृषि कार्य जिस भूमि पर किया जाता था उसे पोलज कहा गया। 2 वर्ष में एक बार जहाँ कृषि या जिस भूमि पर कृषि की जाती थी उसे पर्ति कहा जाता था, यानी 1 वर्ष के लिए उसे छोड़ दिया जाता था, दूसरे वर्ष कृषि की जाती थी। चाचर 3 से 4 वर्ष तक ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए छोड़ दिया जाता था। और बंजर जो अनुपजाऊ भूमि होती थी। तो मुगल काल में जो भूमि के प्रकार हैं, पोलज, पर्ति, चाचर और बंजर। पोलज प्रतिवर्ष होने वाली कृषि होने वाली भूमि, पर्ति 2 वर्ष में एक बार कृषि करते थे, चाचर 3 से 4 वर्ष तक जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसके बाद कृषि की जाती थी। और एक है बंजर, अनुपजाऊ भूमि। करों के प्रकार, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया गैर मुसलमानों से, जकात धार्मिक कर, ये आय का 1/10 भाग लिया जाता था, 1/10 भाग। खुम्स युद्ध में लूटा हुआ खजाना, और खराज ये भूमि कर था। देखिए इन करों के बारे में हम एक विस्तृत रूप से जब अध्ययन करेंगे वो दिल्ली सल्तनत में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सेम इनकी कंडीशन होगी। जैसे जजिया कर की शुरुआत है वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की जाती है। तो जजिया कर और ज़कात, खुम्स, खराज, इनका हम डिटेल से जो अध्ययन है वो कहाँ करेंगे, सल्तनत काल में। जब सल्तनत काल का प्रशासन पढ़ेंगे वहाँ इनको मैं डिटेल
डिटेल से बता दूंगा। और उपज कर को माल या महसूल कहा जाता था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उपज कर को क्या कहा जाता था मुगल काल में? उपज कर को माल या महसूल कहा जाता था। और भू राजस्व वर्ष में 2 बार देय होता था। भू राजस्व वर्ष में 1 बार न दे करके 2 बार देय होता था, यानी 2 बार भू राजस्व वसूला जाता था। और उपज कर को क्या कहा जाता था? माल या महसूल। इनके बारे में हम अलग से डिटेल से चर्चा करेंगे। देखता हूँ या तो इसी टॉपिक में लास्ट में डिटेल से चर्चा कर लेंगे, या जब हम सल्तनत काल का अध्ययन करेंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगा जजिया कर के बारे में कंप्लीट, ज़कात, खुम्स, खराज ये क्या होता था, इन सभी के बारे में। ये हम लास्ट में जब मुगल काल का टॉपिक खत्म होगा तो करों के जो प्रकार है इनको वहाँ डिटेल से मैं बता दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्व प्रणाली। मुगल कालीन राजस्व प्रणाली, इसमें देखिए एक तो अकबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने व्यवस्थित रूप से लगान पद्धति निर्धारित की थी। अकबर प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने व्यवस्थित रूप से लगान पद्धति निर्धारित की। लगान पद्धति निर्धारित की। मध्यकाल की सर्वश्रेष्ठ लगान पद्धति भी अकबर के द्वारा ही लागू की गई थी। तो इसने मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ लगान पद्धति की शुरुआत की। अब अकबर था, अकबर ने प्रारंभ में शेरशाह की जाब्ती प्रणाली को अपनाया था। शेरशाह की जाब्ती प्रणाली को अपनाया था जिसमें लगान दर 1/3 भाग होती, जिसमें कर की जो दर थी वो कितनी होती थी? 1/3 भाग। तो अकबर ने प्रारंभ में शेरशाह सूरी की जाब्ती प्रणाली को अपनाया था और इसमें जो कर की दर है वो कितनी होती थी? 1/3 भाग। कर की दर कितनी होती थी? 1/3 भाग। लेकिन जाब्ती प्रणाली के अधिक महंगी होने के कारण, इसके अधिक महंगी होने के कारण अकबर ने जाब्ती प्रणाली के स्थान पर नस्क या कनकूत की प्रणाली शुरू की थी। नस्क या कनकूत की प्रणाली अपनाई थी। तो जाब्ती की अधिक महंगी व दोषपूर्ण होने के कारण जाब्ती प्रणाली अधिक महंगी व दोषपूर्ण होने के कारण अकबर ने 1568 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम था शिहाबुद्दीन अहमद। शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर नस्क या कनकूत की प्रणाली अपनाई। तो
अकबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने व्यवस्थित रूप से लगान पद्धति निर्धारित की, मध्यकाल की सर्वश्रेष्ठ लगान पद्धति की शुरुआत की। अकबर ने प्रारंभ में शेरशाह सूरी द्वारा अपनाई गई जाब्ती प्रणाली को, यानी लगान व्यवस्था की शेरशाह द्वारा अपनाई गई प्रणाली कौन सी थी? जाब्ती। इसमें लगान की जो दर थी, कर की जो दर थी, वो कितनी हुआ करती थी? 1/3 भाग। लेकिन जाब्ती प्रणाली अधिक महंगी व दोषपूर्ण होने के कारण, अधिक महंगी व दोषपूर्ण होने के कारण अकबर ने 1568-69 में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर नस्क या कनकूत की प्रणाली अपनाई थी। नस्क या कनकूत की प्रणाली अपनाई। तो राजस्व प्रणाली का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजस्व प्रणाली में पहला जो बिंदु आता है वो है बटाई। पहला जो बिंदु है वो है बटाई प्रणाली का। इसमें देखिए राजस्व प्रणाली में नंबर 1 पे हम बात करें बटाई प्रणाली। अब ये जो बटाई प्रणाली है इसके भी 3 पार्ट हैं, ये भी अलग अलग भागों में है। एक तो खेत बटाई, सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें खेत बटाई, एक आएगा आपका रास बटाई और एक आएगा लंक बटाई। खेत बटाई, रास बटाई और लंक बटाई यानी बटाई प्रणाली। राजस्व प्रणाली में एक बिंदु है आपका बटाई प्रणाली। इसमें पहला सब बिंदु है खेत बटाई, यानी खड़ी फसल के आधार पर, इसकी यदि हम बात करें खड़ी फसल के आधार पर राज्य व किसान का बंटवारा। खड़ी फसल के आधार पर यानी खेत में फसल खड़ी हुई है, उसके आधार पर राज्य और किसान का जो बंटवारा कर लिया जाता था उसे क्या कहा गया? खेत बटाई। इसके बाद है रास बटाई। भूसा व अनाज पृथक होने के बाद, भूसा व अनाज पृथक पृथक होने के बाद जो बंटवारा किया जाता था, यानी राज्य और किसान का जो बंटवारा किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? रास बटाई। तो खेत बटाई तो खड़ी फसल के आधार पर राज्य व किसान का बंटवारा हो गया। रास बटाई भूसा और अनाज पृथक पृथक हो जाने के बाद। और तीसरा है आपका लंक बटाई। लंक बटाई में खलिहान जो खलिहान पड़ा रहता था, खलिहान में ही राज्य व किसान का बंटवारा, किसान का बंटवारा। एक बार दोबारा समझिए, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। तो राजस्व प्रणाली की हम बात कर रहे हैं। बटाई प्रणाली, इसमें पहला बिंदु है बटाई प्रणाली। खेत बटाई यानी जो फसल खड़ी हुई है, खेत में फसल खड़ी हुई है और उस आधार पर यानी खड़ी फसल के आधार पर राज्य और किसान का जो बंटवारा कर लिया गया उसे क्या कहा गया? खेत बटाई। रास बटाई भूसा और अनाज को पृथक पृथक कर लिया जाता था, फिर बंटवारा होता था, उसे रास बटाई। और लंक बटाई खलिहान में राज्य व किसान का बंटवारा होता था, यानी अभी जो अनाज है वो भूसे से अलग नहीं किया गया है, यानी फसल को काट करके खलिहान में डाल दिया गया है, उसमें जो बंटवारा होता था उसे क्या कहा जाता था? लंक बटाई। तो बटाई प्रणाली में खेत बटाई, रास बटाई, लंक बटाई। हम राजस्व प्रणाली की बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने बात की भूमि के प्रकार और कर के प्रकार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम मुगलकालीन राजस्व प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्व प्रणाली और राजस्व प्रणाली में हमने बटाई की चर्चा कर ली है और दूसरा इसमें बिंदु आता है नस्क
या कनकूत, जिसे मुक्ताई भी कहा जाता है, नस्क, कनकूत या मुक्ताई। नस्क, कनकूत अथवा मुक्ताई। नस्क, कनकूत अथवा मुक्ताई, ये जो पद्धति थी ये केवल अनुमान पर आधारित प्रणाली थी। यह केवल अनुमान पर आधारित प्रणाली थी। तो यह केवल अनुमान पर आधारित प्रणाली थी। ये केवल अनुमान पर आधारित थी, यानी पिछले वर्षों में जो भू राजस्व निर्धारित किया गया था, जो भू राजस्व वसूला जाता था, उस आधार पर नया भू राजस्व वसूल करने की परंपरा को शुरू किया गया। तो अतीत में अदा किए गए भू राजस्व प्रणाली के आधार पर अतीत में अदा किए गए भू राजस्व के आधार पर वर्तमान में लगान निर्धारित किया जाता था। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया ये केवल और केवल किस पर आधारित थी, अनुमान पर आधारित थी। यानी अतीत में जो भू राजस्व वसूल किया गया था उसी के आधार पर वर्तमान में लगान वसूल किया जाता था। इसी प्रकार भूमि की पैमाइश के बाद, भूमि की पैमाइश के बाद भूमि की उपज का अनुमान लगाया जाता था। भूमि की उपज का अनुमान लगाया जाता था। और ये जो प्रणाली है ये मुख्य रूप से बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ और कश्मीर में प्रचलित थी। बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ व कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो व्यवस्था थी मुख्य रूप से नस्क, कनकूत या मुक्ताई, ये अनुमान पर आधारित प्रणाली थी। ध्यान रखना है, ये बिंदु क्लियर रखना है आपको। और ये बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ और कश्मीर में प्रचलित थी। इसके बाद है जाब्ती प्रणाली। नंबर 3 की यदि हम बात करें, जाब्ती प्रणाली, तो हमने बात की थी जो जाब्ती प्रणाली थी वो शेरशाह के द्वारा अपनाई गई थी। इसके स्थान पर अकबर नस्क या कनकूत मुक्ताई की शुरुआत करता है, जबकि जाब्ती प्रणाली ये भी मुगल काल में प्रचलित थी। ये जो जाब्ती प्रणाली है इसमें भूमि को नपवा कर लगान निर्धारित किया जाता था। भूमि को नपवा कर लगान निर्धारित किया जाता था। देखिए इसमें अंतर देख लीजिए, नस्क या कनकूत या मुक्ताई वो केवल अनुमान पर आधारित थी और इसमें भूमि को नपवा कर के लगान निर्धारित किया जाता था और इसमें बीघा को आधार माना गया और भूमि नापने के लिए गज ए इलाही का प्रयोग किया गया था। एक तो बीघा को आधार माना गया और भूमि को गज ए इलाही से नापा जाता था।
नापा जाता था। ये 41 अंगुल का होता था गज ए इलाही, 41 अंगुल। इससे पहले जो भूमि को नापने की जो प्रणाली थी उसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था, वो 39 अंगुल का था गज ए सिकंदरी। वो हम आगे बात करेंगे, मैं नोट करवा दूंगा आपको। भूमि को गज ए इलाही से नापा जाता था और तनब रस्सी के स्थान पर, तनब रस्सी के स्थान पर बांस की डंडी की जरीब का प्रयोग शुरू हुआ। बांस की डंडी की जरीब का प्रयोग किया जाता था, जिसमें लोहे के छल्ले लगे होते थे, जिसमें लोहे के छल्ले लगे होते थे। तो राजस्व प्रणाली में हमने चर्चा की, एक तो बटाई की, लंग बटाई, रास बटाई और खेत बटाई। दूसरा है नस्क कनकूत मुक्तई, ये अनुमान पर आधारित है। और जाब्ती जो प्रणाली है, ये भूमि को नपवा कर लगान निर्धारित किया जाता था। इसमें अतीत में जो भू राजस्व होता था उसी आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। अतीत में जो भू राजस्व होता था उसी के आधार पर इसमें लगान निर्धारित किया जाता था। जबकि जाब्ती प्रणाली में बीघा को आधार माना गया, भूमि को गज ए इलाही से नापा जाता था, 41 अंगुल का था। तनब रस्सी के स्थान पर बांस की डंडी की जो जरीब है उसका प्रयोग शुरू किया गया और इसमें लोहे के छल्ले लगे होते थे। इसके बाद हम बात करेंगे, जो अगला जो बिंदु होगा अपना वो होगा दहसाला बंदोबस्त। ध्यान रखना है, इसके बाद हम बात करेंगे दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाएगा, जिसे टोडरमल बंदोबस्त, और ये 1580 में लागू किया गया था। इसे 1580 में लागू किया गया। तो दोस्तों, हम मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में 3-4 बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे भूमि के प्रकार, करों के प्रकार, किसानों के प्रकार, भूमि जो कृषि है, कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पे हमने चर्चा की कि नील की खेती कहाँ होती थी, गन्ना कहाँ उत्पादित किया जाता था, और भारत में पुर्तगाली तंबाकू लेके आए जहांगीर ने, उसके ऊपर 1617 में पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद राजस्व प्रणाली, अकबर पहला मुगल शासक था जिसने व्यवस्थित रूप से लगान प्रणाली को एक तरीके से निर्धारित किया था। मध्यकाल का पहला शासक यही था। इसी प्रकार ये पहले जाब्ती प्रणाली को मानता था, लेकिन इसके स्थान पर इसने नस्क कनकूत या मुक्ताई की प्रणाली, जो केवल अनुमान पर आधारित थी, जाब्ती प्रणाली भूमि को नाप करके लगान निर्धारित किया जाता था। तो दोस्तों, ये था आपका मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का एक पार्ट, क्योंकि ये एक पार्ट एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि अभी हमें मुगल कालीन सिक्के, आईने, दहसाला बंदोबस्त क्या था उसके बारे में भी अध्ययन करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।